नमस्कार साथियों, आइए आज हम कक्षा 10 की गणित विषय में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। साथियों, आपको पता है वर्तमान में कोरोना के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन सब ने हमें ऑनलाइन एजुकेशन की ओर अग्रसर कर दिया है। तो चलिए हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें कक्षा 10 के सिलेबस में 3 टॉपिक हमें दिए गए हैं, समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक। इनका इंग्लिश वर्जन है मीन, मीडियन और मोड। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं, इनको हम कैसे हल करेंगे, आइए हम एक एक करके इनको सबको देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम समांतर माध्य। तो साथियों, समांतर माध्य से तात्पर्य औसत से होता है। औसत गणित में हम जो एवरेज पढ़ते हैं उसे ही सांख्यिकी में समांतर माध्य के नाम से जाना जाता है। तो समांतर माध्य का कंसेप्ट समझने से पहले हमें औसत को समझना होगा। और औसत का जो अर्थ है साथियों, औसत का मतलब होता है, यदि हम सूत्र की बात करें तो राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। लेकिन सूत्र पर चलने से पहले हम इसके कंसेप्ट पर बात करते हैं कि औसत आखिर होता क्या है। तो औसत से तात्पर्य होता है दिए गए मूल्यों को बराबर बराबर बांटना। अब एक बार हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि दिए गए मूल्यों को बराबर बराबर कैसे बांटते हैं। तो चलिए एक बार आप औसत हेडिंग में लगा दीजिए, औसत, और इसका अर्थ लिख दीजिए साथियों, मूल्यों को बराबर बराबर बांटना, बराबर बराबर बांटना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 व्यक्ति हैं, रामलाल, श्यामलाल और मोहनलाल। ये 3 व्यक्ति हैं और तीनों अच्छे दोस्त हैं। अब औसत का कंसेप्ट समझिए साथियों कि औसत आखिर होता क्या है। इसके पास 7 टॉफी हैं। रामलाल के पास 7 टॉफी हैं, श्यामलाल के पास 5 टॉफी हैं और मोहनलाल के पास 3 टॉफी हैं। औसत का अर्थ ये होता है कि टॉफियों की संख्या सभी में हम बराबर बराबर कर दें। तो जिस विधि से संख्या बराबर की जाएगी वो विधि औसत ज्ञात करना कहलाएगी, और बराबर बराबर टॉफियों की जो संख्या आएगी वो इनका औसत कहलाएगी। तो आइए इनको बराबर कैसे करेंगे। बराबर करने के लिए देखिए साथियों, रामलाल के पास 7 टॉफियाँ हैं। इनमें से यदि 2 टॉफियाँ ये मोहनलाल को दे दे तो मोहनलाल के पास 3 + 2 5 टॉफियाँ हो जाएंगी, और रामलाल के पास 7 में से जब 2 कम हो जाएंगी तो यहाँ पर भी 5 टॉफियाँ बचेंगी, और श्यामलाल के पास भी 5 टॉफियाँ होंगी। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा करने से तीनों के पास टॉफियों की जो संख्या है 5-5 हो गई है। तो साथियों, ये जो 5 जो मूल्य है यही औसत होता है। अब हम इसे गणितीय सूत्र के माध्यम से जब हल करेंगे तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा ये। अभी हमने देखा था सूत्र के अनुसार जब हम हल करते हैं तो राशियों का योग, तो राशियां साथियों ये होती हैं जो हमें यहाँ पर जो मूल्य दिए गए हैं उनको यहाँ पर राशियां बोला जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे 7, फिर लिख देंगे 5 और उसके बाद में लिख देंगे 3। ये तो राशियों का योग हो जाएगा। उसके बाद राशियों बटा में लगाएंगे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर राशियों की संख्या है 1, 2 और 3, अर्थात 3 व्यक्तियों में बांटना है। तो यहाँ पर हम 3 का इसमें भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास जब 7 + 5 12 और 3 15 और 15 बटा 3,
तो हमारे पास आंसर आएगा 5। तो साथियों ये जो 5 है ये औसत कहलाता है, इसे हम औसत कहते हैं। तो ये औसत का एक कंसेप्ट था, अर्थात बराबर बराबर मूल्यों को बराबर बराबर जो बांटने की विधि है वही औसत कहलाती है, और जो मूल्य आता है वो हमारा औसत पॉइंट होता है। आइए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम समांतर माध्य पर चलेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं साथियों। एक परिवार है और एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति हैं जिनके नाम हम मानते हैं A, B, C, D और E। इनकी जो कमाई है प्रतिदिन की साथियों, A जो है 1000 रुपये कमाता है, B प्रतिदिन 2000 रुपये कमाता है, C 3000 रुपये कमाता है, D 4000 रुपये कमाता है और E 5000 रुपये कमाता है। जब शाम को ये घर आते हैं तो साथियों घर की जो कुल कमाई है वो हमारे पास आएगी 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15,000। अब ये जो 15,000 है ये पांचों की संयुक्त कमाई है। जैसे ही पिताजी को पता चलता है कि आज बच्चे 15,000 रुपये कमा कर लाए हैं तो ये कहता है कि भैया अब आप इनको बराबर बराबर बांट लीजिए। और जब इनको बराबर बांटेंगे साथियों तो 15,000 रुपये को 5 व्यक्तियों में जब बांटेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3,000 रुपये। तो ये जो 3,000 रुपये है ये साथियों औसत मूल्य है, औसत मूल्य। सांख्यिकी में इसे ही हम समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं समांतर माध्य। तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए, आपने औसत का कंसेप्ट समझ लिया होगा। अब आप हेडिंग लगा दीजिए समांतर माध्य। और साथियों समांतर जो माध्य है, समांतर माध्य, इसे हम x बार से दर्शाते हैं, x बार से दर्शाते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए भी आपको यही कंसेप्ट अपनाना है। आप सूत्र लिखना चाहें तो लिख दीजिए x बार बराबर मूल्यों का योग बटा में मूल्यों की संख्या, मूल्यों का योग बटा में मूल्यों की संख्या। साथियों यहाँ मूल्यों के स्थान पर आपको बहुत सारी अन्य पद देखने को मिल सकते हैं। इन्हें हम प्रेक्षण भी कह सकते हैं। लिखा हुआ हो सकता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। आंकड़े भी लिखा जा सकता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। चर भी लिखा जा सकता है, चरों का योग बटा में चरों की संख्या। तो इस प्रकार से यहाँ सांख्यिकी में जो शब्दावली है उसमें आंकड़े, प्रेक्षण, मूल्य, चर सभी से तात्पर्य एक ही है। तो अब हम समांतर माध्य से संबंधित जो सवाल हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। साथियों सवाल हमारा ये है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या फिर इसे सिंपल भाषा में बोलें तो समांतर माध्य के स्थान पर आप औसत भी बोल सकते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं और प्रथम 5 कौन सी होंगी। तो प्राकृत संख्याएं साथियों 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक चलने वाली संख्याओं का जो समूह है इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्रथम 5 कौन सी होंगी? प्रथम 5 1 से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 और 5, ये हमारी प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो समांतर माध्य होगा हम लिख देंगे समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग
आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर आपको हर बार जब भी आप क्वेश्चन हल करें तो पहले सूत्र लिखना होगा, उसके बाद में आप एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन में जो आंकड़े दिए गए हैं उनसे सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर जब हम सवाल को हल करेंगे तो साथियों इस सवाल का जो आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। हमारे पास आंकड़े जो हैं x बार बराबर, आंकड़े जो हैं साथियों यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बटा में आंकड़ों की संख्या जो है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 आंकड़े हमारे पास हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5। फिर x बार को ऐसे कैसे उतार देंगे, इनका जब योग करेंगे तो साथियों 1 + 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 होगा और 15/5। तो यहाँ जब हम इसको काटेंगे 5 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। अर्थात प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो समांतर माध्य होगा साथियों वो होगा 3। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। आप इसे उतार लीजिए और एक और सवाल आप लीजिए, उसका आंसर आप कैसे ज्ञात करेंगे आप हमें बताइए। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। सवाल नंबर 2, प्रथम 7 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि विषम संख्या क्या होती है और प्रथम 7 विषम संख्याएं कौन सी हैं। तो साथियों विषम संख्याएं जिनका इकाई अंक, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 1 3 5 7 या 9 हो, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब प्रथम 7 विषम संख्याएं जब लिखेंगे तो सबसे पहली विषम संख्या हमारे पास होती है 1, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर 7, फिर 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13। साथियों हमें 7 लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास प्रथम 7 विषम संख्याएं हो गई हैं। अब इनका जब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, इनका जब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे साथियों तो हमारे पास सूत्रानुसार समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आंकड़ों का योग करेंगे तो साथियों x बार बराबर 1 प्लस में 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 और बटा यहाँ पर लिख देंगे हम 7। अब आप देखेंगे कि इनका जब योग करेंगे तो साथियों देखिए 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36 और 13 49। तो इन्हें लिखेंगे हम x बार बराबर 49 बटा 7 बराबर 7। तो ये हमारा होगा प्रथम 7 विषम संख्याओं का समांतर माध्य। आइए अब हम कक्षा 10 के प्रश्नमाला 17.1 में दिए गए सवालों को यहाँ पर हल करते हैं। तो चलिए आप हेडिंग लगा दीजिए प्रश्नमाला 17.1 और साथियों हम यहाँ पर एक एक सवाल को हल करने वाले हैं। प्रत्येक सवाल को आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिए प्रश्नमाला 17.1 और सवाल नंबर। तो ये रहा साथियों आपका प्रश्नमाला 17.1 का पहला सवाल। आइए आप इसे पढ़िए। यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।
तो साथियों इनका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। आंकड़े हमारे पास ये दिए हुए हैं, तो साथियों इनका आप योग करेंगे। सबसे पहले x बार बराबर लिखेंगे हम 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 और प्लस में 52 और बटा में लगाएंगे साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 10 संख्याएं हैं तो हम बटा में लगा देंगे 10। x बार बराबर साथियों जब हम इनका योग करेंगे तो आइए योग करते हैं। सबसे पहले 2 और 8 10 और 5 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28 और 2 30। तो 30 का यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, हासिल 3 हो जाएंगी। 3 और 5 8 और 4 12 और 3 15 और 6 21 और 4 25 29 36 40 47 47 और 5 52। तो यहाँ पर साथियों हमारे पास जो योग होगा वो 520 हो जाएगा। बटा में लगा देंगे हम 10। जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x बार का मान आ जाएगा, समांतर माध्य बराबर आ जाएगा 52। तो ये जो एक कक्षा में गणित विषय में जो 10 छात्रों के प्राप्तांक आए हैं उनका समांतर माध्य है 52। अब साथियों इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कक्षा में जो 10 छात्र थे उनमें प्राप्तांक सबके अलग अलग थे, लेकिन यदि हम औसत देखें तो हर विद्यार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए हैं। यदि हर विद्यार्थी को बराबर बराबर अंक देने होते तो इसके अनुसार हम उन्हें 52 अंक प्रदान करते। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये रहा साथियों आपका सवाल नंबर 2। एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720, 1750, 1760 तथा 1710 है। तो इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले साथियों हमें x बार बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग और बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग करना है तो योग जब करेंगे तो x बार बराबर हो जाएगा 1720 प्लस में 1750 प्लस में 1760 और प्लस में 1710 और बटा में लगा देंगे हम 4। x बार बराबर इनका जब योग करेंगे तो आप देखिए यहाँ इकाई अंकों का योग 0, ढाई अंकों को जब जोड़ेंगे तो 1 और 6 7 और 5 12 और 2 14, हासिल 1 8 और 7 15 और 7 22 और 2 22 और 7 29, हासिल 2 2 और 1 3 4 5 और 1 6 गुणे 340 और बटा में लग जाएगा 4। x बार बराबर हो जाएगा साथियों। इससे जब काटेंगे तो 4 से काटिए आप, 4 एकम 4 बच गए 2, 29 हो जाएंगे, 4 सत्ते 28, 1 बच जाएगा 14 हो जाएंगे, 4 तिया 12, 2 बच जाएंगे 20 हो जाएंगे, 4 पंजो 20। तो आंसर आ जाएगा 1735 रुपये। ये इनका समांतर माध्य होगा। चलिए अब चलते हैं हम सवाल नंबर 3 की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 साथियों कुछ इस प्रकार से है। यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x बार बराबर साथियों आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पर हमें x बार का मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 बराबर आंकड़ों का जब योग करेंगे साथियों तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। 3 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 5 प्लस में x प्लस में 3 प्लस में 2 और प्लस 1 और बटा में आंकड़ों की संख्या आप गिन लीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 आंकड़े हैं साथियों। यहाँ से जब हम हल करेंगे तो 4 बराबर, इनका ऐड कर लीजिए, 3 और 4 7 और 8 15 और 5 20 और 3 23 और 1 24 और 2 26। तो साथियों हो जाएगा 26 प्लस में x और बटा में 8। तो इधर 4 के भी बटा में 1 लगा देंगे और वज्र गुणा कर देंगे। तो साथियों वज्र गुणा करने पर हमारे पास आएगा 26 प्लस x बराबर 32। x का मान जब ज्ञात करेंगे साथियों तो आप देखिए इसका मतलब क्या है साथियों। इसका मतलब ये है, ये जो बराबर का चिन्ह है, इस बराबर के चिन्ह का अर्थ ये होता है कि बराबर के चिन्ह के दाईं तरफ जितना लिखा हुआ है बाईं तरफ भी उतना ही लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 26 है और ये चर राशि है, तो यहाँ पर x का मान कितना रखें कि दोनों तरफ 32 32 हो जाए। तो 26 में साथियों जब हम 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास x, ये वाला पद और ये वाला पद आपस में बराबर हो जाएंगे। या फिर आप पक्षांतरण कर दीजिए, पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 32 माइनस 26 और x बराबर आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये हमारे x का मान होगा। तो ये था साथियों हमारा सवाल नंबर 3। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। तो ये रहा साथियों सवाल नंबर 4। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन बनाए। उसकी इन पारियों का औसत ज्ञात कीजिए। तो साथियों इन पारियों का जब हम औसत ज्ञात करेंगे तो इनका जो औसत होगा वो किस प्रकार से हम ज्ञात कर पाएंगे, आइए देखते हैं। x बार बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। x बार बराबर आंकड़े हैं साथियों हमारे पास 60 प्लस में 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस में 27 प्लस में 9 और प्लस में 71 और बटा में साथियों हमारे पास इनकी संख्या है, पारियों की संख्या 10। x बार बराबर जब साथियों इनका योग करेंगे तो हमारे पास योग आएगा 439 और बटा में लिख देंगे 10। तो x बार बराबर आ जाएगा 43.9। तो ये 43.9 का अर्थ ये है साथियों कि खिलाड़ी अलग अलग नए बनाकर हर पारी में 43.9 रन बनाता तो भी 10 पारियों का योग उतना ही होता। तो ये थे साथियों हमारे कक्षा 10 के विषय गणित के टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप प्रश्नमाला 17.1 के कुछ सवाल। हम कंप्लीट ये जो प्रश्नावली है इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। साथियों आप लगातार बने रहिए और अपनी जो पढ़ाई है आप उसको अभी से स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है परिस्थितियाँ नॉर्मल होने में अभी कुछ समय लग जाए, तो आप अपनी जो तैयारी है उसे जारी रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।